नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरोक टोक और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम बात करेंगे चुनाव के असली मुद्दों पे। जी हां, आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरह से 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े ही जोरों शोरों से बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां कर रही हैं और अपने घोषणा पत्रों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपको बता दें कि घोषणा पत्र का मतलब होता है कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी की पहचान होती है। मतलब कि वो चुनाव में क्यों खड़ी हुई है, अगर हम उन्हें चुनाव में आने या सत्ता में आने का मौका देते हैं तो वो हमारे लिए क्या क्या चीजें करेंगी, किस तरह की उन्नति करेंगी, किस तरह से हमारा और राज्य दोनों का विकास करेंगी। तो आप सभी देख रहे होंगे कि आज सभी के घोषणा पत्रों में मंदिर मस्जिद जो है वो महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर रहा है। कुछ लोग कहते हैं अगर हम आएंगे तो जिन्नावादी लोगों को हटा देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि लाल टोपी। तो अब उनके घोषणा पत्र, जो आप उनका घोषणा पत्र है वो यहीं तक सीमित हो चुका है। जी हाँ, क्या आपको लगता है कि यही हमारे असल मुद्दे हैं? क्या इन्हीं मुद्दों के लिए हम इन नेताओं को चुनते हैं? मुद्दे होने चाहिए कि राज्य की व्यवस्था कैसी है, कानूनी व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, बेरोजगारी दर क्या है, शिक्षा दर क्या है, शोषण दर क्या है, कुपोषण दर क्या है और कितनी भी किस तरह से हमारा राज्य जो है वो अग्रसर हो रहा है प्रगति पर, विकास की ओर। ये सभी मुद्दे मुझे किसी भी राजनीतिक दल की घोषणा पत्र में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आर्थिक मोर्चे को लेकर। हम सभी जानते हैं कि चुनावी परिप्रेक्ष्य से उत्तर प्रदेश सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका आर्थिक पक्ष भी हमें जानना चाहिए कि इन 5 सालों में जो सरकार सत्ता में काबिज थी उन्होंने क्या किया? राजनीतिक दृष्टि से तो हमने देखा कि किस तरह से हिंदू मुसलमान जो करते हैं वो बढ़ता ही चला गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? आज हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की नहीं बल्कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में कहां पर खड़ा है, लघु उद्योग में कहां पे खड़ा है और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा में किस स्थान पर है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था या यूं कह लीजिए कि गरीबी को लेकर। आपको बता दें कि नीति आयोग की इसी साल 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा गरीब राज्य है। जी हाँ, सोचिए 5 साल में जो नेता बड़े बड़े वादे कर कर ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बना दिया, आज वो गरीबी में तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गरीबी वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश में वो है श्रावस्ती, जिसमें 74% गरीबी है। दूसरे नंबर पर आता है बहराइच जिसमें 72% गरीबी है। तीसरे नंबर पर आता है बलरामपुर जिसमें 69% गरीबी है। आपको बता दें कि गरीबी का जो पैमाना तय किया जाता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और आपका पोषण, स्वच्छ पानी और बिजली, सड़क, इन सभी के ऊपर तय किया जाता है। जी हाँ, ये सभी वो पैमाने होते हैं जिसके आधार पर किसी भी राज्य को ये तय किया जाता है, किसी भी राज्य को इस स्तर पे रखा जाता है कि वो गरीबी के किस स्थान पर रहने के लायक है। तो उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। सोचिए, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की। तो CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट जो 2021 में ही आई है, उसमें ये कहा गया है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर था वो 2.4% था, जो अब यानी 2021 में बढ़कर 4.8% हो गया है। और उधर दूसरी ओर योगी सरकार कहती है कि हमने सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। और आपको बता दें कि रिपोर्ट जो आई है अभी शायद मेरे ख्याल से 23 सितंबर 2021 को आई है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में इस समय यानी वर्तमान समय में 34 लाख युवा बेरोजगार हैं। और सरकार कहती है कि इन 4.5 सालों में योगी सरकार ने सबसे ज्यादा नौकरियां दी। आप सभी जान रहे हैं कि 2 साल तो कोरोना में चला गया, ये तीसरा साल चल रहा है, इतनी सारी वैकेंसी फंसी हुई है। अभी आपने देखा कि किस तरह से 28 नवंबर को जो यूपी टेट का पेपर हुआ, इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, जब इतने भारी तादाद में विद्यार्थी वहां पर आए तो पेपर लीक हो गया। उसके बाद समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। कई सारी वैकेंसियां जो हैं वो 4 साल से फंसी हुई हैं, क्लियर नहीं हो पा रही हैं।
तो ये किसके आधार पर कहा जा रहा है कि उन्होंने 4.5 सालों में बहुत सारी नौकरियां दी? आपने देखा किस युवा को नौकरी मिली? आपको पता होगा किसके लिए युवाओं ने बेरोजगारी दिवस भी मनाया, जो 17 कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन्मदिन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तब उसको बेरोजगार दर या बेरोजगारी दिनांक के रूप में उसको मनाया गया था। आपको बता दें कि 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य आज लघु मध्यम उद्योग जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। आज उनका ऐसा लगता है कि उन पर अस्तित्व बचाने का संकट मंडरा रहा है, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से बाहर नहीं निकल पा रही है। एक समय था कि जब चुनाव आते थे तो कम से कम जो राजनीतिक दल के जो नेता थे वो कम से कम लोगों का हाल चाल पूछने के लिए आ जाते थे इन 5 सालों में। लेकिन अब जो चुनावी नेता हैं, जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, वो मंदिर और मस्जिदों का चक्कर लगा रहे हैं, मंदिरों के निर्माण की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक बेरोजगार युवा को मंदिर की आवश्यकता है? एक अशिक्षित व्यक्ति को मंदिर की आवश्यकता है? एक डॉक्टर को मंदिर की आवश्यकता है? एक गृहिणी को मंदिर की आवश्यकता है? एक भूखे व्यक्ति को क्या मंदिर की आवश्यकता है? ये आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप किन मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों को वोट दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को जिस तरह से राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश का जिस तरह से बिगड़ चुका है, उसमें आपको निर्णय लेने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस पर निर्णय लीजिए और मुद्दे अपने द्वारा बनाइए, क्योंकि आपके मुद्दे ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों में भुना रहे हैं। अब एक परिदृश्य डाल लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर भी। आपको बता दें कि इस समय भारत में जो थोक महंगाई दर है वो 14.23% पहुंच गई है। सोचिए, ये अब तक सबसे ऊंचे दर पर है। और अगर बात करते हैं कि खुदरा महंगाई दर की, तो वो 4.9% पर पहुंच गया है, जो भी अपने उच्चतम स्तर पर है। अगर बात करें उपभोक्ता सूचकांक की, तो उसमें भी जो है वो पहले 3.6% था, जो अब बढ़कर 6.20% पर पहुंच गया है, जो कि अपने उच्चतम स्तर पर है। तो आप देख लीजिए, एक समय एक तरफ देश की महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश की महंगाई बढ़ रही है और पिस जनता रही है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए बेरोक टोक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।